अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस बात से, नेशनल टी20 कप लाहौर में जारी है और वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो खिलाड़ी तमाम आज से बायो सिक्योर बबल में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद आज से उनकी शिरकत जो है वो नेशनल टी20 कप के अंदर नहीं होगी। 15 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि 3 रिज़र्व खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान की स्क्वाड में एज अ रिज़र्व रखा गया है। तो वो ये 18 खिलाड़ी जो हैं सपोर्ट स्टाफ के साथ आज से बायो सिक्योर बबल में एंटर हो जाएंगे, जिसके बाद एक हफ्ते के बाद उन्होंने रवाना होना है मुत्तहदा अरब इमारात शिरकत के लिए वर्ल्ड कप में। वहाँ पे प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे, जिसके बाद पहला ओपनिंग मैच जो है वो पाकिस्तान अपना भारत के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है बॉर्डर की दोनों तरफ उस मैच को लेकर। इस बारे में बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे कौमी टीम में होने वाली कुछ मुमकिन तब्दीलियों की। काफ़ी दिनों से स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर टीम के अंदर कुछ मुमकिन तब्दीलियाँ की जाएंगी टीम की रवानगी से कबल, और अब बिल्कुल 11th आवर आ चुका है। आज से खिलाड़ियों ने बायो सिक्योर बबल में दाखिल होना है और कुछ नाम अभी भी गर्दिश कर रहे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। शोएब मकसूद इंजरी का शिकार हैं, उनकी शमूलियत के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, क्या वो फिट हो सकेंगे या नहीं। फिर कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान था। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जनाब यासिर अरफात साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यासिर मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त जो नेशनल टी20 कप जारी है उसके अंदर जो कारकर्दगी रही है ओवरऑल खिलाड़ियों की, खासकर अगर हम बात करें टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड मेंबर्स की, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको? देखें, जो टीम वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई है उनकी कारकर्दगी को अगर आप देखें, चंद प्लेयर जिसमें रिजवान, बाबर, शाहीन और कुछ लड़के, इवन शादाब ने बैटिंग में तो अच्छी बैटिंग तो की है बट बॉलिंग में उतना सक्सेसफुल नहीं रही। इमाद वसीम ने पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस की है। वेरस जो हमारा जो इशू था हमारा पिछले साल 1.5-2 साल से बल्कि चल रहा है जो टी20 को लेके मिडिल ऑर्डर में, वो प्रॉब्लम वहीं पे अभी तक मौजूद है। हम लोगों ने जो इवन जो सिलेक्शन भी की उनको इस बेसिस पे सेट किया जिसमें इफ्तिखार और महर खुशदिल बीच में, या आसिफ अली सॉरी हैं मिडिल ऑर्डर में, तो उनकी इवन आजम को भी जो इंक्लूड किया गया, तो उनकी परफॉर्मेंस देखें अप टू द मार्क नहीं है। वर्ल्ड कप को देखते हुए और उसमें जाते हुए उससे पहले जो अगर इस तरह की अगर तैयारी है, तो मैं तो पर्सनली अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं जो प्रिपरेशन पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में हुई है, आइडियली तो ये होता कि न्यूजीलैंड की टीम आती यहाँ खेलती और इंग्लैंड की टीम खेलती, तो पाकिस्तान टीम के लिए और स्पेशली जो कोचेज अभी सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को जो अपॉइंट किया गया था इस सीरीज़ दोनों सीरीज़ के लिए, उनके लिए भी ईजी हो जाता कि एक राइट कम्बिनेशन वर्ल्ड कप के लिए बनाया जा सकता था, मगर वो नहीं हुआ। वो हिस्ट्री पास्ट, अब तो वो टाइम गुजर गया। मगर जो टी20 टूर्नामेंट डोमेस्टिकली हुआ है, ऑल्दो कुछ लड़कों के लिए तो बड़ा अच्छा हुआ, उनके लिए परफॉर्मेंसेज अच्छी हुई, फॉर्म में लड़के वापस आए, लंबे बॉलर्स ने बॉलिंग की, विकेट्स ली। मगर अगर आप मिडिल ऑर्डर की अगेन बात करें कि जिन लड़कों पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, अभी भी वो जिस तरह आपने इंट्रो में बोला कि कुछ चेंजेस हो सकती हैं, असूलन तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि चेंजेस नहीं होनी चाहिए, मगर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लग रहा है और रमीज़ राजा के बयानात और बाकी लोगों के बयानात की वजह से मुझे लगता है कि 2-3 चेंजेस हो जाएंगी। अगर हम बात करें, शोएब मकसूद की इंजरी का शिकार हैं और अभी उन्होंने 2 मैचेस भी मिस आउट किए हैं अपनी टीम साउथर्न पंजाब के लिए नेशनल टी20 कप के अंदर। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली नेशनल टी20 कप के अंदर, जिसके बाद थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर कम तो हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। वो माजी में भी अगर हम जाएँ तो 2014-15 के बाद भी वो काफ़ी इंजरी का शिकार रहे हैं। तो आप ज़्यादा देख रहे हैं उनको वर्ल्ड कप में? देखिए, अभी की जो इंजरी लग रही है मुझे काफ़ी सीरियस है, क्योंकि वो अभी बबल में जाने में और फिर पाकिस्तान टीम को जाने में बहुत ही अब कम टाइम रह गया, तो रिकवरी लगता नहीं है। अगेन उनका जो स्कैन और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर रिप्लेसमेंट में अगर आप देखें, हैदर अली ने जो जिस तरह परफॉर्म किया, और सुनने में ये भी आ रहा है शोएब मलिक की भी इंक्लूजन हो सकती है कि जो मिडल ऑर्डर में आपको चाहिए, मगर जो शोएब मकसूद है वो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो मलिक ने कभी टॉप ऑर्डर में मेरा नहीं ख्याल खेल के या उस तरह परफॉर्मेंस, वो भी मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। तो शोएब मकसूद की सेल्फ अगर आप देखें तो देखें कभी कभी तो वो जब खेल रहे होते हैं लगता है ऐसा है कि ये वन साइडेड मैच लेके चले जाएंगे, मगर कभी कभी वो ऐसी शॉट्स खेलते हैं कि जो समझ से बाहर हैं, क्योंकि आप एक सीनियर प्लेयर की
तरह से जब आप खेलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है, तो आपने पिक एंड चूज करना होता है कि किन बॉल्स पे आपने शॉट्स खेलनी है। तो जो सम टाइम उनके जो डिसमिसल होते हैं, मैं उससे समझने से कासिर हूँ, या तो उनकी गलती है या कोचिंग जो प्लान, कोचेज जो उनको प्लान देते हैं वो कोई मुझे वो सिंक होते हुए नजर नहीं आते, जिसकी वजह से कभी कभी वो बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर लगते हैं। तो अभी इंजरी पे डिपेंड करता है उनकी इंजरी किस लेवल की है। सॉरी टू इंटरप्ट यासिर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं यहाँ पर। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर तब्दीलियां कर दी गई हैं और मोहम्मद हफीज़ की शिरकत भी जो है वो कुछ गैर यकीनी सी लग रही है, क्योंकि वो डेंगू से अभी उन्होंने रिकवर किया है, कोई भी मैच नहीं खेला। शोएब मकसूद की इंजरी के बायस जो है वो फ़खर जमान को टीम में शामिल किया गया है, जबकि अगर हम बात करें मोहम्मद हसनैन की, उनकी जगह शाहनवाज दहानी को टीम में शामिल कर लिया गया है। और मेरे ख्याल से तीसरी तब्दीली भी होनी है, क्योंकि अगर हम बात करें आजम खान की तो शायद उनकी जगह भी खतरे में नजर आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इन तब्दीलियों को? देखिए, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था कि ये चीज़ें होनी ही थी, क्योंकि जब सिलेक्शन हुई थी उस टाइम ही इतना मोहम्मद वसीम पे क्रिटिसिज्म हुआ था कि कुछ प्लेयर, जिसमें आजम खान का जो सबसे मेन जो उसमें जो जिसका तस्करा और डिस्कस हुआ वो आजम खान थे कि आप सरफराज को, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को आप 2 साल कैरी करते हैं एज अ 12th मतलब सेकंड रिप्लेसमेंट, और आप वर्ल्ड कप से पहले ऑल ऑफ अ सडन उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए, मैं तो यही प्लेयर अब जो देखिए जो आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो इनकी क्या गारंटी है कि इन लोगों ने जाके जिता देना। ठीक है, बात तो ये है कि आप पिछले 2-3 साल में जिस तरह की क्रिकेट खेली गई हमारे प्लेयर्स ने या इनके जिन कोचेस के अंडर ये लोग खेले, तो इन लोगों ने इंप्रूव क्यों नहीं किया? आप एक को निकालते हैं, दूसरे को लाते हैं, दूसरा फ्लॉप होता है, उसी बंदे को वापस लाते हैं जिसको आप ड्रॉप करते हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस, विदाउट एनी इंप्रूवमेंट। तो मुझे तो ये चीज पिछले 2-3 साल की जो क्रिकेट खेली गई और जिस तरीके से खेली गई, मुझे तो इसकी समझ नहीं है। आप देखें, जिस मर्जी को ले आए या जिस मर्जी को ड्रॉप कर दें, आपके रिजल्ट तो आप उसी तरीके से खेल रहे हैं, आपका जो माइंडसेट है वही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चेंजेस से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि गारंटी नहीं है कि जो आप लोगों को लेके जा रहे हैं नीचे से वो भी परफॉर्म करें। तो होप फॉर द बेस्ट, के उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो भी लड़के जाएं वो परफॉर्म करें। यासिर, मोहम्मद हफीज़ की भी शिरकत जो है वो थोड़ी सी गैर यकीनी दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने नेशनल T20 कप का भी कोई मैच नहीं खेला। ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो अगर एक टूर्नामेंट मिस आउट कर भी जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी एक बिग डील नहीं है, वो आगे से टीम के साथ ट्रेनिंग करके कैचअप कर सकते हैं। डेंगू से उन्होंने रिकवर किया है, यानी क्योंकि इससे पहले फूड पॉइजनिंग का शिकार थे, जिसके बाद उनको डेंगू हो गया और वो पूरा वक्त बीमार रहे हैं अभी रिसेंटली। किस तरीके से देख रहे हैं उनकी शमूलियत को? देखिए, हफीज की अगर आप बात करें तो ये आपकी 50% ऑफ पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो हफीज की टीम में मौजूदगी और फिर उनकी जो परफॉर्मेंस होती है। फिर अगेन रिसेंटली अगर आपने देखा होगा जिस तरह की वो बॉलिंग भी करना शुरू करवा दी, उनको कर तो रहे थे मगर वो आई डोंट नो मैनेजमेंट या कप्तान उन पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते थे, मगर अब बॉलिंग के साथ वो इतना इंपॉर्टेंट 50% ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हफीज के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, वो अगर ये मैचेस, ये जो टूर्नामेंट है नहीं भी खेलते, आप अगर उनको बबल में लेके जाते हैं वहां पे, और फिर भी आपके पास टाइम 2 से 3 जो प्रैक्टिस मैचेस है, जिसमें मेरे ख्याल से एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच और एक और मैच है, तो वहां पे उनको टाइम पूरा दें। उनको अगर वो फिर भी रिकवर नहीं करते, फिर आप रिप्लेसमेंट कॉल अप कर सकते हैं। मगर इनका हफीज का जाना और टीम में होना एज अ सीनियर प्लेयर मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी है। बात करें होने वाली तब्दीलियों की, फ़खर जमान अब टीम में शामिल हो गए हैं, उनका नाम पहले भी रिजर्व्स में था। शाहनवाज दहानी जो है वो, उनका भी जो है वो टीम में एंट्री हो गई है, वो भी रिजर्व्स के अंदर थे। किस तरीके से देख रहे हैं दोनों इंक्लूजन्स को, क्योंकि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए ओपन करते रहे हैं। फ़खर जमान को हमने 1 डाउन या 2 डाउन माजी के अंदर T20 में खिलाया है, तो कोई परफॉर्मेंस उनकी मुतासिर होते देख रहे हैं आप इस वजह से? देखिए, फखर का मैं शुरू से इस चीज़ के खिलाफ था कि जो बंदा सारी उम्र नए बॉल पे पावर प्ले में या सर्कल में खेलता हो, आप उसको मिडल में जाके आई डोंट नो ऊपर आपने बाकी प्लेयरों को शफल करके उनको ऊपर एडजस्ट करना था। अल्दो वो सक्सेसफुल हो गए, वो फार्मूला आपका सक्सेसफुल तो हो गया, मगर आपने देखना ये है कि आपका जो कम्बिनेशन है आपने बाकी प्लेयरों के साथ क्या किया। जिस तरह आप शर्जील भी ओपन करते हैं, फखर भी ओपन करते हैं, तो अगर इन लोगों को आप मिडल में कैसे खिला सकते हैं? ऑन दी अदर हैंड इन लोगों ने परफॉर्मेंस भी की हुई है। और शाहनवाज दानी की आप बात करें, मैं अगेन फिर वो कहूँगा कि यहाँ पे जो शुरू में सिलेक्शन हुई थी, बल्कि वसीम जूनियर को जो लेके गए थे, मेरा ख्याल था कि उसमें अगर फ़हीम अशरफ जिस तरह 3 साल से क्रिकेट खेल रहे थे उन्हीं को लेके जाते तो वो अच्छी राइट चॉइस थी। शाहनवाज दानी की अगेन बिग स्टेज है, बिग इवेंट होगा, जिस तरह की उनकी एनर्जी है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। अगेन है तो यंगस्टर है, मगर उम्मीद यही है कि वो अच्छा खेले, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, कि उम्मीद है कि वो वही परफॉर्मेंसेस कन्वर्ट करें जब पाकिस्तान टीम में जाएं वो।
यासिर, कुछ अगर हम बात करें सिलेक्शन कमेटी की, बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी मोहम्मद वसीम के ऊपर, चीफ सिलेक्टर हैं, कि उन्होंने जब टीम अनाउंस की थी तब भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी और मेरे ख्याल से तब से अब तक जो है वो डेली बेसिस के ऊपर मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, लोग तनकीद का निशाना उन्हें बनाते रहे टीम के ऊपर। खुद भी रमीज़ राजा ने भी इस बारे में भी बात की थी। आज एक मुलाकात हुई, एक अहम बैठक हुई और उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा और कप्तान बाबर आजम थे मीटिंग में, लेकिन उस मीटिंग के अंदर चीफ सिलेक्टर मौजूद नहीं थे। तो हम कोई उनकी छुट्टी होते देख रहे हैं? देखिए वजाहत, मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि जब आपके इवन प्राइम मिनिस्टर तक के तरफ से बयान आए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान आए सिलेक्शन पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर होगा प्लेयर्स पे और नन सिलेक्टर पे। जब आपके पास एक सिलेक्शन कमेटी मौजूद है जिसको हेड वसीम कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत या सही डिसीजन कर रहे हैं, वो आप उनसे वर्ल्ड कप के बाद अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। उससे पहले आप देखिए, जो मीटिंग हुई है, ये तो आप बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इनको सैक भी करते हैं तो जो नया सिलेक्टर या कमेटी आएगी तो क्या गारंटी है कि आप उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो होना तो ये, अब इंग्लैंड दुनिया की हम बातें करते हैं कि दुनिया में ऐसे होता है, दुनिया में वैसे होता है, तो जब आप चेयरमैन सिलेक्टर आए हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए हैं, तो हर बंदे की एक डोमेन होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसको काम करने दें। जब कोई रिजल्ट आता है उसके बाद आप मूव ऑन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बंदे ने डिसीजंस अच्छे किए या गलत किए। अभी आप 1-2 महीने इंतजार कर सकते थे, मगर जो आज की मीटिंग हुई है विदाउट चेयरमैन सिलेक्टर और टीम चेंज हो गई है, ये बहुत ही गलत मैसेज गया है। एक तो सिलेक्शन कमेटी को ऑब्वियसली, और उसके बाद जो प्लेयर्स को भी जो है कि आपको अभी तक लड़कों को नहीं पता था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है, क्या कंपोजिशन, क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो ये तैयारी जो वर्ल्ड कप की है मेरी समझ से बाहर है। यासिर, अगर हम कहें कि 11th आवर है ये टीम की तैयारियों के लिए वर्ल्ड कप की, और अभी तक कोचेस का ऐलान नहीं किया गया है, हेड कोच कौन होगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के कैंपेन के लिए अभी तक नाम नहीं बताया जा रहा। इवन दो सकलैन मुश्ताक जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन अभी तक क्योंकि अब से बायोसिक्योर बबल के अंदर स्टाफ ने भी जाना है, खिलाड़ियों ने भी जाना है, पीसीबी नाम का ऐलान नहीं कर रहा। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरी नज़र में जितनी क्रिकेट मैंने थोड़ी बहुत खेली या फॉलो कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ, मेरी नज़र में इससे बुरी तैयारी या प्रेपरेशन वर्ल्ड कप इवेंट की नहीं हो सकती। अब हम लोग बात करें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, हमारे प्लेयरों को ये ऐसे कर देना चाहिए, इनको हरा देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रेपरेशन से आप अंदाज़ा लगाएं हमारे प्लेयर कैसे जाके इस इवेंट में, इवन अब मुझे तो डर है कि अफगानिस्तान से आप लोग कहीं खुदा न खासा हार जाएं, तो आप ये तो बिल्कुल ही इस तरह की प्रेपरेशन मैंने खुद कभी नहीं देखी। और अभी भी जो आपने बताया कि जो ब्रेकिंग न्यूज़, अभी जो टीम चेंजेस आ गई हैं, ये तो बहुत ही गलत मैसेज है। और जो प्लेयर जो ऑलरेडी टीम में थे, अब उनका क्या मोरल होगा, जो ड्रॉप हो गए हैं, जो नए आए हैं, उन पे कितना प्रेशर होगा ऑल ऑफ अ सडन कि उन्होंने जाके परफॉर्म करना। तो ये मिक्स खिचड़ी किस्म की चीज़ बन गई है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले और टॉप 4 में फिनिश करे, तो हमारे लिए यही एक कामयाबी होगी। यासिर, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, काउंटी भी खेली है, आपने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, आप कोचेस का जो इन्वॉल्वमेंट है टीम के साथ एट द प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, ग्रास रूट की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो कितना ज़रूरी होता है टीम के साथ जेल अप करना, एक दूसरे को जानना, कि खिलाड़ियों को अंडरस्टैंड करे कोच, और कोच जो है वो खिलाड़ियों को अंडरस्टैंड करे। मैथ्यू हेडन और फिलेंडर पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि 15 तारीख के बाद UAE के अंदर ज्वाइन करेंगे जब टीम वहाँ पहुँच जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। तो इतने एंड टाइम के ऊपर उन कोचेस का टीम के साथ मिलकर बैठना, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे इस डिसीजन की ऑब्वियसली मुझे भी कोई ऐसा समझ नहीं आई, मगर ऑन द अदर साइड अगर मैं इसको डीपली अगर सोचा जाए तो रमीज़ राजा का ये डिसीजन लेने का मकसद ये था कि ये लोग एटलीस्ट, क्योंकि देखें इनको भी एक्सपीरियंस, कोचिंग का एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन तो इन लोगों की भी नहीं है। कोई कमेंट्री कर रहा है, एक सिलेंडर ने अभी लास्ट ईयर ही जाके क्रिकेट से इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया है, तो इनका भी तो एक्सपीरियंस नहीं है। कर ये सकते हैं कि जिस तरह आपने जेल की बात की, कॉन्फिडेंस देने की बात की, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बात की, तो वहां तक तो ये बातों की हद तक तो कर सकते हैं। टेक्निकल मेरा नहीं ख्याल कि अब जाके प्लेयर्स को टच करेंगे। ये अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसमें फीयरलेस क्रिकेट की बात हो सकती है, जिस तरह रमीज़ राजा हमेशा बात करते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। मगर अगर आप कोचिंग की बात करते हैं, लॉन्गर टर्म प्लान की बात करते हैं, 3-4 साल
का प्लान करते हैं तो आपको वहां पे प्रोफेशनल प्रूवन सक्सेसफुल कोचेज, जिस तरह टॉम मूडी की बात या एंडी फ्लावर की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस तरह के कोचेज जो कि प्रूवन सक्सेसफुल कोचेज हैं उनको लाना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट कर ली है कि हमारे जो लेजेंड जिनको हम कहते हैं, सो कॉल्ड लेजेंड तो होते हैं, मगर अब कोचिंग की जब बात आ जाती है तो वो उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। तो मेरा ख्याल में अगर नेक्स्ट टाइम रमीज राजा ये आई एम श्योर अपॉइंटमेंट जब करेंगे तो ये जो फॉरेन कोचेज हैं और उनमें जो सक्सेसफुल जिनका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए। मैन मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि जिन लोगों ने पहले टीमों के साथ, प्लेयर्स के साथ, एज ग्रुप में, इंटरनेशनल लेवल पे, काउंटी लेवल पे काम किया हो, तो इस तरह के लोगों को आपको लाना पड़ेगा। और फिर उनको देखिए, उनको कॉन्फिडेंस देके, ये नहीं है कि आप साल 2 साल बाद फिर आप उनके साथ पूछगछ करें कि आपने ये क्या किया। आपने एक लंबा गो देना है, 3-4 साल का उनको टाइम देना है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स आपके होने चाहिए, उस हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे चलना पड़ेगा। यासिर, अगर कुछ बात करें हम लोग न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने सीरीज़ को अचानक पाकिस्तान के साथ कैंसिल किया था, पुल आउट किया था अपनी टीम को। उस अनफॉर्चुनेट डे भी आप मेरे गेस्ट थे शो में और हमने इस बारे में बात भी की थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बात को कंफर्म किया है। कल रमीज राजा ने कहा था कि बहुत जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और हमारे होम ग्राउंड्स के ऊपर ही न्यूजीलैंड की टीम आकर मैचेस खेलेगी। और अब बात ये की जा रही है कि 2023 तक का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम बना हुआ है आईसीसी का, उसके अंदर ये सीरीज़ खेली जाएगी। और जो मुसद्दिक़ा ज़राए बता रहे हैं, नवंबर 2022 की विंडो है, अगले साल के नवंबर की, जहां पे ये सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर कराई जा सकती है। किस तरीके से देखें इस ओवरऑल सिनेरियो को? देखिए वजाहत, बड़ी अच्छी 2 न्यूज़, बल्कि कल से ईसीबी जो इयन वॉटमोर जो उनके चेयरमैन, उनकी रेजिग्नेशन, वो एक न्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी थी। और एक आज जो डिसीजन क्या बल्कि जो बात चली है बिटवीन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के, कि जी उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनसे गलती हुई और अब वो जाके इस जो सीरीज़ को या कोई भी आगे मैचेस जो प्लान करेंगे वो करेंगे। क्योंकि इस साल तो नज़र नहीं आ रहा जितना स्केड्यूल पाकिस्तान का विंटर में, जो दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ से प्लान है, उसके बाद आपकी PSL आ जाएगी और उसके बाद फिर आपके ऑस्ट्रेलिया ने आना है, उसके बाद ही जाके ये होगा, नेक्स्ट ईयर तक होगा। मगर एक खुशाइन चीज़ है, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो जो हम लोग समझ रहे थे, या दुनिया ये समझ रही थी कि पाकिस्तान से क्रिकेट दोबारा जाती हुई नजर आ रही है, ये 2 डिसीजन जो 2 दिनों से जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और आई एम श्योर जिस तरह रमीज राजा अपने जो इशू हुआ, ये 2 इनके टेन्योर में अभी 1 महीने के अंदर जो इसको जो हाईलाइट किया इंटरनेशनल मीडिया पे, इवन मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ, यहाँ पे जितना जो राइटर्स हैं या कमेंटेटर, माइकल होल्डिंग से लेके एथर्टन से लेके, इतना क्रिटिसाइज किया उन्होंने अपने ईसीबी क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे, कि जिसकी वजह से आपने देखा कि कल उनके जो चेयरमैन इयन वॉटमोर है उनको रिजाइन करना पड़ा और उन्होंने रियलाइज किया कि ये उनसे गलती हुई है। तो पाकिस्तान का ये जो है, जिस तरह का पाकिस्तान अभी अपनी क्रिकेट को और अपनी वॉइस को जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे उठा रहा है, तो ये बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। आपने आइन वॉटमोर का जिक्र किया। ईसीबी चीफ ने कल बहुत ज़्यादा तनकीद के बाद, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी था, बरतानवी वज़ीर आज़म भी जो है वो इस पूरे मामले पर नाराज़ थे और उन्होंने रिज़ाइन किया ईसीबी चीफ की पोस्ट से। सिर्फ 10 महीनों का ही उनका टेन्योर रहा, हालांकि उन्होंने 5 साल सर्व करना था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को। किस तरीके से देख रहे हैं एक तो आप उनके रेसिग्नेशन को, क्योंकि ऑब्वियसली हम कहते हैं कि बरतानिया में जो है वो इदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रेशर उनके ऊपर आया कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा अपनी पोस्ट के ऊपर से। दूसरा मुझे बताइएगा कि आइन वॉटमोर के इस्तीफ़े के बाद ये खबरें कुछ गर्दिश कर रही हैं कि वसीम खान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक CEO है, अभी चंद दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया अपने ओहदे से। कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि उनको कोई ओहदा ऑफर किया जा सकता है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, उनको ऑफर किस बेस पे करेंगे, क्या मतलब उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसकी वजह से उनको ये ऑफर। देखिए, पाकिस्तान में तो ये आप पिक एंड चूज करके लोगों को अपॉइंट तो कर सकते हैं, मगर इंग्लैंड में आपको ऐसी पोस्ट पे आने के लिए आपको आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिक एंड चूज वाली बात नहीं होती, आपका रिज्यूमे देखा जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको, मेरे ख्याल से इस हायर पोस्ट पे, काउंटी लेवल पे हो सकता है वो कहीं ना कहीं दोबारा उनको जॉब या कहीं एडजस्ट हो जाए, मगर ये हायर लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कोई होगा। और इयन वॉटमोर की आपने बात की, देखें बिल्कुल आपने खुद भी कहा कि उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब जस्ट अंडर अ ईयर उनको रिजाइन करना पड़ा। और ये जो उनका डिसीजन था, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने ये 1 मैन शो उन्होंने खुद डिसाइड किया था। क्योंकि जब आप प्लेयर से मालूम करें, प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन पे वो डाल रहे हैं, कभी किस पे डाल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे, जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है टर्नर, उन्होंने बयान दिया कि ये गवर्नमेंट की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सीधा साधा ईसीबी का
डिसीजन था जिसका नतीजा हमने देखा। हालांकि इयन वॉटमोर को इतनी यहाँ पे तारीफ की जा रही थी जिस तरह उन्होंने सक्सेसफुल इस समर में जिसमें हंड्रेड्स उन्होंने करवाया, बाकी यासिर सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस अगेन। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त ये आई है कि चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम जो हैं वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दबाव है इस्तीफ़ा देने के लिए। रमीज़ राजा अपने पसंद के चीफ सिलेक्टर को लेकर आना चाहते हैं और मोइन खान जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस पोस्ट के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बस देखिए वही है, ये हैपनिंग ही है। एवरीडे आपको कोई ना कोई न्यूज़ या कोई ना कोई खबर ऐसी मिलती रहती है और मीडिया पे हम लोग डिस्कस भी करते हैं। मगर अगेन देखें जितनी भी वो अपॉइंटमेंट्स अब रमीज़ राजा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये एक चीज़, मैं उतना बड़े नाम है, उनका एक्सपीरियंस है, हर चीज़ है, मगर देखें अब जो लोग अपॉइंट होते हैं इनको प्लीज़ इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पहले देखें। अगर इन लोगों ने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी कैपेसिटी में काम किया है तो वहाँ पे उस टाइम उन्होंने कैसा काम किया था, उनकी रेपुटेशन कैसी थी, ये चीज़ें सब देखनी पड़ेंगी। अगर आप अपने वही बात है दोस्तों को ही अपॉइंट करेंगे, अपने वो 92 के वर्ल्ड कप वाले वो जो शहर से अभी नहीं निकलेंगे वही लोग अगर समझते हैं कि वही लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, तो वही लोग पिछले 10-15 साल से इस क्रिकेट बोर्ड में किसी ना किसी पोस्ट पे रहे हैं, तो आप किस तरह मतलब उन्हीं लोगों को दोबारा, ये म्यूजिकल चेयर होती है, आप एक जगह से किसी को मैनेजर रखते हैं, मैनेजर से उठा के सिलेक्टर रखते हैं, तो जो रिजाइन अभी कोई सिलेक्टर से कर रहा है वो आपको कुछ दिनों में वो कहीं कोचिंग की जॉब में नजर आ रहा होगा। तो ये चीजों को रमीज राजा को देखना पड़ेगा कि जब लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, अभी लोग सैक भी हो रहे हैं, ये किसी ना किसी और आपको पोस्ट में नजर आते हुए आएंगे, तो रमीज राजा को इन चीजों पे ख्याल थोड़ा करना पड़ेगा। आपने यासिर बात की दोस्तियों की और 92 वर्ल्ड कप के टीम मेंबर्स की, तो कुछ खबरें ये भी सामने आई थी कि आकिब जावेद को कोचिंग का ओहदा ऑफ़र किया गया था रमीज़ राजा की जानिब से और कुछ बात नहीं बन सकी, जिसके बाइस सकलैन मुश्ताक की तरफ उनको जाना पड़ा है और सकलैन मुश्ताक के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के वो इंचार्ज हैं काफ़ी अरसे से और वहाँ पे ग्रास रूट पे और खिलाड़ियों को जो है वो ट्रेन भी कर रहे हैं। कि किस तरीके से देख रहे हैं कि आकिब जावेद और मोइन खान को हमने देखा भी था कि जिस दिन रमीज़ राजा चेयरमैन उनका मुंतखब हुए थे उस दिन भी यही दोनों चेहरे जो हैं वो हमें दिखाई दिए थे उनके साथ। देखिए एक वो लफ्ज हम अक्सर सुनते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, राइट मैन एट द राइट प्लेस। आपने बंदे ऐसे पिक करने हैं। अब सकलैन मुश्ताक की आपने बात की, देखिए बड़ा ही एक्सपीरियंस है उनका, एक तो क्रिकेटर भी बड़े अच्छे रहे, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर, कोचिंग मेंबर स्टाफ के रहे वो इंग्लैंड के। तो अगर देखें वो एज ए यहाँ पे कंसल्टेंट काम करते, हेड कोच की जब मैंने पहले भी बात की वहाँ पे सकलैन मुश्ताक का एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे मैंने पहले बात की, वहाँ पे बड़े नाम जिन्होंने पहले मैंने बताया कि हेड कोच इन्होंने टीमों के साथ किया हो, इंटरनेशनल टीमों के साथ किया हो, तो वहाँ पे अगेन सकलैन मुश्ताक की अगर प्रोडक्टिविटी बनती है तो स्पिन कंसल्टेंट जो कि इंग्लैंड के साथ काम करते थे, मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक में या जूनियर लेवल पे कोई जो नए प्लेयर है, अगर आप 3-4 साल इस सिस्टम में काम करते हैं तो एटलीस्ट आपको चाहिए कोई 5 से 6 प्लेयर ऐसे स्पिनर निकाल के दें जो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को बजाय कि आपको मैंने जो बात की कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जिस बंदे को लगाना है क्या उसकी अहलियत है उस जगह की, क्या वो वहां पे प्रोडक्टिविटी अपनी दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रमीज राजा अगेन उनको देखना पड़ेगा, वो किसी भी अपने 92 वर्ल्ड कप के साथियों को या अपने बाकी लोगों को भी लगाते हैं, उनकी अहलियत, उनकी कॉम्पिटेंसी देखना बहुत जरूरी है। बतौर कोच अब्दुल रज़ाक का नाम भी सामने आया था जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे होने थे, तो सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को बतौर कोच तैनात किया जा रहा था, जिसके बाद वो टूर्नामेंट कैंसिल हुए और फिर वो मामला वहीं रुक गए। किसी कैपेसिटी में आप सर्व करते देख रहे हैं अब्दुल रज़ाक को पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग उनकी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, स्पेशली अगर हम बात करें स्लॉगिंग की, बड़ी हिट्स लगाने की, तो कुछ हेल्प कर सकते हैं इस वक्त वो पाकिस्तानी टीम को? देखिए वही फार्मूला यहाँ पे अगेन मैं वही कहूँगा कि अब जो बंदा, आपने खुद बात कर दी कि एक प्लेयर जो है वो हिस्ट्री जो उसकी पास ये बताती है कि वो स्लॉगिंग ऑलराउंडर अच्छा था, उस माइंडसेट से वो किस खेलता था, तो अगर उनसे अगर आपने काम लेना है तो आपने अगेन यंग प्लेयरों को उनके साथ काम लगा दें, बजाय कि पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच। फिर अगेन मैं कहूँगा हायर लेवल पे आपको ट्रेंड, एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड किस्म के लोग चाहिए जो कि प्लेयर्स को, एक तो उनके साथ मैन मैनेजमेंट उनकी अच्छी होनी चाहिए, फिर उनके साथ प्लान, एग्जीक्यूशन, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको बताएं कि कैसे आपने काम करना है या कैसे सक्सेसफुल स्किल एग्जीक्यूशन जो प्लेयर्स की होती है वो आपके ये जो क्वालिफाइड कोचेज होते हैं यही करते हैं। रज़ाक भाई का अगर आप बात करें उनकी इटसेल्फ,
ठीक है, उन्होंने नॉर्दर्न पिछले साल तीनों टूर्नामेंट जो पाकिस्तान डोमेस्टिक है उनकी टीम ने जीते, मगर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनके लिए एक्सपीरियंस। मगर अगेन क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लैग करते हैं। अगेन जो मैं पहले जिस तरह पहले पिछले सवाल में आपकी बात की कि जो आप राइट पीपल एट द राइट प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। इनकी पास में परफॉर्मेंसेस एज अ प्लेयर तो नहीं है, मगर जब कोचिंग की बात आती है तो बड़ा ही क्रिटिकल होता है इन लोगों को अपॉइंट करना। क्योंकि आपने बात की थी चीफ सिलेक्टर के हवाले से कि उन्होंने जो टीम सिलेक्ट की थी उसके ऊपर किसी किस्म की अभी तक कोई एक रिज़ल्ट सामने नहीं आया। अभी टीम ने इवेंट में जाना था और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फिर तनकीद की जाती है। उनके ऊपर तो बेहतर था और चाहे उनको सैक किया जाए या फिर उनके साथ कंटिन्यू किया जाए, ये फैसला जो है वो पीसीबी को टूर्नामेंट के बाद करना चाहिए था। तो आखिर कब ये रिवायत हम ख़त्म करेंगे? यासिर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। शो पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौमी टीम की स्क्वाड के अंदर होने वाली तब्दीलियों की। फ़खर जमान और शाहनवाज दानी का नाम कंफर्म हो गया था और अब ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको देता चलूं कि सरफराज अहमद और साथ ही साथ हैदर अली जो है वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए अनएक्सपेक्टेडली। सरफराज और हैदर दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है नेशनल T20 कप के अंदर और अब उसके बाद जो है वो उनको शामिल कर लिया गया है। ड्रॉप होने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद हसनैन और आज़म खान शामिल हैं। आज़म खान को पाकिस्तान बतौर विकेट कीपर बैकअप विकेट कीपर लेकर जा रहा था वर्ल्ड कप में और अब उनकी जगह जो है वो सरफराज अहमद को शामिल किया गया है। साथ में हैदर अली को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया है और अब देखना यह है कि अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि सुहेब मकसूद टीम से ड्रॉप हुए हैं या नहीं। यासिर, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा किस तरीके से देख रहे हैं इन तब्दीलियों को। देखिए, दो पर्टिकुलरली आपने दो लड़कों की बात की जिसमें सरफराज की इंक्लूजन और हैदर अली की इंक्लूजन अगर कंफर्म है तो ये मेरे ख्याल में जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप डोमेस्टिक में देखें, हैदर अली की इटसेल्फ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। एंड सरफराज का तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में बोला, जिस तरह कि वो जब उनको रिजर्व में ड्रॉप किया गया था आजम खान को, मैं तो उसी वक्त उस सिलेक्शन के हक में नहीं था। तो अब ये है कि देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा डिसीजन है। और मैं तो थोड़ा सा और इस चीज़ को आगे करता हूँ कि अगर रिजवान बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको मिडल में जिस तरह वो सरफराज बैटिंग कर रहे हैं, लुकिंग के आप दुबई जैसे या यूएई की विकेटों पे जब खेलने जा रहे हैं तो सरफराज का तो मैं तो कहता हूँ टीम में होना चाहिए। 15 रुकनी तो दूर की बात, रिजवान को देखें पिछले मैच में केपीके के पिछले मैच में रिजवान एज अ बैट्समैन खेले, तो ये पाकिस्तान टीम में भी तो ये चीज़ वो खेल सकते हैं। तो आपको चाहिए ये कि रिजवान को एज अ बैट्समैन खिलाएं और सरफराज को एज अ कीपर और मिडल में उनकी बैटिंग से भी फायदा लें। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे शोएब मलिक की, उनका इंक्लूजन लग रहा था कि यकीनी तौर पर हो जाएगा टीम के अंदर और हैरानकुन तौर पे शोएब मलिक को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उनके कहा जा रहा था उनके एक्सपीरियंस से पाकिस्तान की टीम काफ़ी फ़ायदा उठा सकती है क्योंकि कंडीशंस भी उनके लिए वेल सूटेड थी और स्पिनर्स के अगेंस्ट भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं उनके सिलेक्शन ना होने पर? शोएब मलिक की आपने बात की? जी, शोएब मलिक। देखिए, शोएब मलिक का तो ऑब्वियसली आप पिछले साल 2 साल से देखें, वो तो स्कीम ऑफ थिंक में थे ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट की या पाकिस्तान सिलेक्शन के जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, तो उनका तो इंक्लूजन उस हिसाब से नहीं बनता। मगर उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखें और जिस तरह मैंने पहले बात कही यूएई में क्रिकेट हो रही है, तो उनको तो अगर आपको जब पहले पता चल गया था तो शोएब मलिक को आपको टीम में ला के कोई 10 से 15 मैचेस खिला देने चाहिए थे। मगर अगेन अगर आप उसको शुरू में ही अगर आपने सोचा हुआ था कि उनको नहीं खिलाना तो मेरे ख्याल से ये फिर ठीक डिसीजन था क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मेंटली तैयार थे वर्ल्ड कप में आने के लिए। तो वो जो मिडिल ऑर्डर की हम बात करें तो आई थिंक सरफराज के आने से वो थोड़ा सा खला पूरा हो जाएगा। सरफराज की क्योंकि हमने बात की बतौर विकेट कीपर तो हम बैकअप विकेट कीपर के तौर पे तो हम उनको रखेंगे। आजम खान के साथ हमें एक एडवांटेज था कि वो बड़ी हिट्स लगाते हैं लेकिन नेशनल T20 कप के अंदर वो काफ़ी बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए। टॉप रन स्कोरर्स की हम बात करें तो लिस्ट के अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 20 के बाद उनका नाम सामने आ रहा था। अब तक जितने भी मैचेस खेले उसमें 40 समथिंग का उन्होंने कोई स्कोर किया था एक ही बार और उसके बाद उन्होंने कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं खेली। अब किस तरीके से देख रहे हैं उनके ड्रॉप होने पर, क्योंकि पाकिस्तान एक टाइम पर लग रहा था कि कुछ बड़े स्लॉगर्स को, बड़े हिटर्स को लेकर जाना चाह रहा था। आसिफ अली थे, सुहेब मकसूद थे, आजम खान थे, खुशदिल शाह थे और अब अचानक से जो एक एक्सपेक्टेड था भी कि ये तब्दीलियां होंगी, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए आजम खान की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो आजम खान तो देखिए एक छक्का लगाना है या दो छक्के लगाने से और आप कहें कि स्ट्राइक रेट 300 पे था या 400 पे था, इस ऐसी बैटिंग का तो आपको क्या फायदा, ऐसे प्लेयर का क्या फायदा? या तो हो कि अगर आप स्ट्राइक रेट इतना अच्छा और आप मैच फिनिशेस कर रहे हो कि आप मैचेस जिता रहे हो या आप टूर्नामेंट जिता रहे हो, तो फिर तो आपकी जगह बनती है। मगर एक छक्का लगाना, दो छक्के लगा के आउट हो जाना, 15-20 करके आ जाना, तो ऐसे प्लेयर की जरूरत नहीं है। वेयर अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करें, इंप्रूवमेंट उनमें नहीं आ रही। प्रॉब्लम ही यही आ रहा है कि अगर ये आसिफ, इफ्तिखार ये कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस करें तो आजम खान की तरफ इनका ध्यान ही ना पड़े। वो तो इस वजह से हुआ कि जी ये लड़के परफॉर्म नहीं करे, चलो हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई और चीज़ हम ट्राई करते हैं, तो वो की जिसकी वजह से अगेन मैं उसके हक में नहीं था सिलेक्शन के, तो अब आई थिंक अब उनको ड्रॉप कर दिया है। तो जो अब डिसीजन अब सरफराज का हुआ है, मेरे ख्याल से ये राइट डिसीजन है। और अगेन मैंने जिस तरह पहले बात की, मुझे तो सरफराज टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह की वो मिडल में आके बैटिंग कर रहे हैं और कीपिंग करते हैं, और एक एक्सपीरियंस आपका ऐड हो जाएगा जो आपको बाबर को हेल्प करेगा कप्तानी में वर्ल्ड कप को देखते हुए। शोएब मलिक की कुछ बात करेंगे। उन्होंने कल एक अहम माइलस्टोन अचीव किया। T20 फॉर्मेट के अंदर 11,000 रन्स बनाने वाले वो दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले क्रिस गेल और किरण पोलार्ड जो हैं वो ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। और शोएब मलिक पहले एशियन बैट्समैन भी हैं जिन्होंने T20 के अंदर 11,000 रन स्कोर किए। विराट कोहली उनसे थोड़ा पीछे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं उनके आप इस पूरे एक अचीवमेंट को? देखिए वजाहत शोएब मलिक तो जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। वो मैं और वो एक कलीग हमने बल्कि क्रिकेट अब 14-15 साल में अंडर 15 से हमने क्रिकेट शुरू की, और ये वो वाहिद प्लेयर हैं कि जो पिछली सदी के प्लेयर हैं। सुनने में तो बड़ा मजाक लगता है कि पिछली सदी के, तो 99 में इनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और अभी तक ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर को तो हमें क्रेडिट देना चाहिए, उसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ऑल्दो वो पाकिस्तान के लिए अब नहीं खेल रहे, उन्होंने पास्ट में पाकिस्तान की कप्तानी की। पाकिस्तान इवन जो 2007 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान फाइनल तक गया, तो उसमें भी वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। तो उनकी रिकॉर्ड्स अगर देखें, 400+ T20 मैचेस खेले, 11,000 रन, दुनिया में तीसरे नंबर पे, वो मेरे ख्याल दूसरे तीसरे नंबर पे पोलार्ड और गेल है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें इनकी जितनी भी तारीफ की जाए इनकी गेम की, और उससे सबसे ज्यादा उनकी जो फिटनेस, अभी भी वो लगते हैं कि यंगस्टर्स से ज्यादा तेज वो भागते हुए नजर आते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेटों, वो फील्डिंग कर रहे हो बाउंड्री पे। तो बहुत ही कमाल के क्रिकेटर है शोएब मलिक। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हैदर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे कौमी टीम की स्क्वाड में तब्दीलियों की, और बिलाखिर वो आज ऐलान कर दिया गया है तब्दीलियों का। 3 नाम शामिल किए गए हैं टीम में, फ़खर जमान, हैदर अली और सरफराज अहमद। किस तरीके से देख रहे हैं इन इंक्लूजन्स को? देखिए ये तब्दीलियां होनी चाहिए थी। जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं अच्छा, उनका हक बनता है, उनका ये राइट बनता है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए नेशनल टीम में जाके खेलें। आप किसी प्लेयर को सिर्फ अपनी दोस्ती और ताल्लुकात की बिना पर टीम में रखकर दूसरे अच्छे खिलाड़ियों के साथ हक तलफी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी था और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान टीम को काफी मदद मिलेगी बैटिंग में। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का वैसे ही इस वक्त हर आदमी मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा है, तो हैदर अली है मिडिल ऑर्डर में, फिर सरफराज हैं, जैसे यासिर ने कहा कि सरफराज उन्हें खेलते हुए नजर आ रहे हैं टीम में, अगरचे वो विकेट कीपर हैं और रिजवान की मौजूदगी में सिर्फ विकेट कीपिंग एक कर सकता है। यकीनी बात है, कौन करेगा, सरफराज करेंगे या रिजवान करेंगे, या भी तो टीम कैप्टन को डिसाइड करना है। लेकिन सरफराज के होने से 2 बातें, एक तो ये है कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और लड़ने वाले फाइटर हैं। आप उनके पूरे कैरियर को देखें, ही इज अ वेरी फाइटिंग स्पिरिट है उनमें, तो ये बड़ा एक एडिशनल सपोर्ट मिली है। फखर जमान बहुत अच्छे हिटर हैं, ओपनिंग अच्छी, अगर वो ओपनिंग करते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए फायदा। मैं उनको नंबर 3 या 4 पे 5 पे मैं समझता हूँ बेकार है उनको खिलाना, वहां पे उनका कोई फायदा नहीं है। स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे नहीं खेलते हैं, वो फास्ट बॉलर करते। लेकिन ये तीनों चेंजेस जो है, हैदर अली, फखर जमान और सरफराज, ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिंग है और पाकिस्तान टीम को इसका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यासिर आपकी तरफ मैं आऊँगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ एक दूसरे के खिलाफ मैच से करेंगी। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबिल हुई थी दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ तो नहीं हो रही काफ़ी अरसे से। तो किस तरीके से देख रहे हैं उस मैच की एक्साइटमेंट को बतौर क्रिकेटर भी और फिर बतौर क्रिकेट फ़ैन भी? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे से अगर आप पूछें जो तैयारी की मैंने पहले बात की, इस तैयारी के साथ तो आप किसी टीम के खिलाफ भी खेलेंगे। इंडिया तो जो इटसेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है T20 फॉर्मेट की, और जो जिस तरह अभी वो IPL भी खेल रहे हैं, उनको तो वो उनको आइडिया भी हो जाएगा। और उनके जो प्लेयर्स हैं आपके पास A B C, इतने इनके पास प्लेयर मौजूद हैं
कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल मुझे नज़र आ रही है अगेन। मगर फिर वो आप देखें T20 फॉर्मेट अगेन, आप यू नेवर नो, प्रेशर की गेम होती है। ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स पे प्रेशर होगा, इक्वली प्रेशर इंडियन प्लेयर्स पे भी होगा। जिस तरह की उनकी मीडिया में और इस मैच की हाइप क्रिएट होती है तो प्रेशर उन पे भी होगा। देखा ये जाएगा कि कौन सी टीम, कौन से प्लेयर जो हैं वो अब प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बेहतरीन टीम कंपोजिशन जो है वो लेके उतरते हैं। हमें देखें जिस तरह आज 3 चेंजेस हुई हमारी टीम में, वहां जाएंगे और कोई मसले मसाइल होंगे, तो इस प्रेपरेशन से आप जब जाएंगे तो प्रेशर आप पे ही होगा और आपके प्लेयर्स पे होगा। अगेन जो आपके पास 4 से 5 अच्छे आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जिनमें आपके पास ओपनिंग आपकी अच्छी जा रही है, मिडिल में अगर हफीज अल्लाह करे वो बेहतर हो जाए टूर्नामेंट से पहले, मैच से पहले, और फिर आपकी बॉलिंग जिस तरह हसन अली की फॉर्म है, शाहीन बॉलिंग करते हैं, तो आपके ये प्लेयर अगर उस मैच में पर्टिकुलरली इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करें तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान इंडिया को भी हरा सके। हैदर साहब, चंद ही घंटों में पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट फ़रोख्त हो गए। एक बड़ी खुशाइंद बात है कि लोग अभी भी एक्साइटेड हैं। आर राइवल्स हैं दोनों ममालिक जो है, उनको हम रिवायती हरीफ कहते हैं। जब भी मद्दे मुकाबिल होते हैं तो एक बड़ी अच्छी एटमॉस्फेयर बनती है, एक दोनों तरफ ही, क्योंकि क्रिकेट फैंस भी मौजूद हैं, एक अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर क्रिकेट खेली जाती है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मैच की तैयारियों को? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है ये मैं समझता हूँ एशेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सारी दुनिया की इस पे नजरें लगी होती हैं, और अगर व्यूअर्स के नंबर ऑफ व्यूअर्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा व्यूअर्स तो इंडिया में है क्रिकेट देखने वाले, और पाकिस्तान में फिर उसके बाद तो देखने वाले भी बहुत हैं, सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं। फिर मैच की अपनी एक स्पिरिट होती है, अपनी एक हाइप बनी हुई होती है, और जिस वक्त वो मैच हो रहा होता है मैं समझता हूँ शायद इंडिया और पाकिस्तान में सिवाय उस मैच के अलावा तो कोई बात नहीं होती है। तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच चूंकि हो भी नहीं रहे, इसलिए कभी कभी ये मैच होते हैं साल 2 साल में 4 साल, जैसा भी क्या 2019 के वर्ल्ड कप में आखिरी मैच मैनचेस्टर में हुआ था, उसके बाद से अब तक दोनों टीमों ने मैच नहीं खेला है। तो अब ये मैच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों का पहला मैच है, तो दोनों का आगाज एक मुश्किल मैच से हो रहा है। दोनों पे ही बहुत ज्यादा प्रेशर है, और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में है, पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, इसी तरह इंडिया की बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी है। एक चीज जहां पे पाकिस्तान थोड़ा सा कमजोर है इंडिया से, वहां पे फील्डिंग है, क्योंकि इंडिया की फील्डिंग पाकिस्तान से बेहतर है। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे पाकिस्तान को थोड़ा काम करना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान की बैटिंग उस दिन, पाकिस्तान का ओपनिंग स्लॉट जो अच्छा चल गया, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया भी उसी तरह है, उनके पास भी बहुत अच्छी बैटिंग है, तो एक अच्छा मैच होगा जिसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन एक बहुत बड़ा मैच होगा। दुनिया में देखने वाले इसको एंजॉय करेंगे। यासे क्रिकेट फैंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, लेकिन अगर हम बात करें क्रिकेटर्स की तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड में उतरते हैं खिलाड़ी उस मैच के लिए किस तरीके का बिल्डअप होता है, किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, और जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं उस मैच को खेल रहे होते हैं इंडिया के खिलाफ, तो किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं? देखिए बिल्कुल, ये आप कहें कि बिल्कुल ही प्रेशर नहीं होता या कोई नर्व्स ऐसी नहीं होती, नर्व्स तो होती हैं, प्रेशर होता है। और मैं यही हमें जो है कोचेज या हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो यही उस टाइम बताती है कि आप सोशल मीडिया से अवॉइड करें, टीवी चैनल में जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको अवॉइड करें, जस्ट फोकस ऑन योर क्रिकेट। और इस तरह की बातें होती हैं। मगर एक दफ़ा जब मैच शुरू हो जाता है, प्लेयर्स टीम अंदर चले जाते हैं, पहला बॉल हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आप एक नॉर्मल गेम की तरह खेलते हैं। अगर बड़े प्लेयर तो ऐसे ही खेलते हैं, बल्कि ये नए लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है। मगर जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो जब एक दफ़ा एक बॉल डिलीवर हो जाता है, या कोई अगर बैट्समैन है वो बॉल खेल लेता है, तो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर वो फ्लो के साथ मैच चलता रहता है। जिस तरह आप परफॉर्म करते हैं उसके बाद फिर आप पे प्रेशर फिर बनता जाता है। मगर उससे पहले की जो हाइप क्रिएट होती है वो यही सजेस्ट की जाती है दोनों टीमों को फ्रॉम द मैनेजमेंट कि आप लोगों ने सोशल मीडिया या जो भी चीजें हैं आपने अवॉइड करनी है, जस्ट फोकस ऑन योर क्रिकेट। हैदर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की जो किट है वर्ल्ड कप के लिए उसकी अभी तकरीबी रोनुमाई नहीं हुई, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिखाना है उस किट को, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में होना था, उसको उस वेन्यू को चेंज करके UAE लेकर जाया गया है। और एक तस्वीर लीक हुई है पाकिस्तानी किट की, बाबर आजम उस किट को पहने हुए हैं, और उस किट के ऊपर जो लोगो लगा हुआ है ICC वर्ल्ड कप का, उसके अंदर वेन्यू के अंदर इंडिया की जगह UAE लिखा हुआ है। और इंडिया के अंदर काफ़ी शोर मचा हुआ है इस बात को, क्योंकि बाकी जो दीगर टीमें हैं उनकी तमाम टीमों के किट्स के ऊपर वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। तो किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, ये तो ICC की टेक्निकल कमेटी तय करेगी, डिसाइड करेगी कि भाई ये लोगों जो है वो इसको टॉलरेट करते हैं या नहीं,
क्योंकि आईसीसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। लोगो और जो कमर्शियल लोगोस होते हैं वो कौन से होने चाहिए किट पे, कौन से नहीं होने चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी किट बनाई है तो मैं समझता हूँ पहले आईसीसी को कंसर्न किया होगा। अगर नहीं किया है तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसे काम आप करके फिर अपनी खुद ही बेइज्जती कराते हैं। यानी वो बात है कि आप पहले एक काम करते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर गलत करते हैं, फिर उस पर एक्सक्यूज करते हैं, माजरत। अभी टीम सिलेक्शन में ही देखें, आपको पहले से पता था कि आजम खान जो है वो इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए अभी तैयार नहीं है, फिर भी आपने उसको इंडक्ट कर दिया जबरदस्ती उसके अंदर डाल के, फिर आज आपने उसको निकाल दिया। एक यंग प्लेयर को आप पहले डालते हैं फिर निकालते हैं, ये ऐसा फिर लोगों आपने सही नहीं बनाया अगर किट के ऊपर। तो ये सब चीजें जो है क्रिकेट बोर्ड को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, सही तौर पे काम करना चाहिए। अगर आईसीसी ने उसको अप्रूव कर दिया तो इंडिया एक दफा नहीं लाख मरतबा शोर मचाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। और आपको पता है इंडिया में तो सिर्फ सोशल मीडिया पे हर चीज चलती है। सोशल मीडिया पे टीम बनती है, टूटती है, कैप्टन आते हैं जाते हैं, सारा काम। रवि शास्त्री जो कोच बने इसमें सोशल मीडिया का 90% काम था। उन्होंने इतना शोर मचाया कि अनिल कुंबले को उन्होंने निकाल के रवि शास्त्री को ले लिया। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ गलती हुई है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसके बाद कुछ स्पिनर्स हैं हमारे पास, किस तरीके से देख रहे हैं इंडिया की, क्योंकि बैटिंग लाइनअप हम हमेशा से जानते हैं, पास्ट में भी जाएं तो बहुत ही उनकी एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग होती है। और अभी भी अगर आप उनकी स्क्वाड को, उनकी टीम को देखें तो काफ़ी मजबूत और एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है। रोहित शर्मा हो गए, फिर विराट कोहली हो गए, और बाकी भी जो उनके दीगर खिलाड़ी हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर्स हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं हमारे बॉलिंग लाइनअप को? देखिए, अगर मैन टू मैन अगर टीमों को देखें, दोनों टीमों को, तो कोई मुवाजना एज सच नहीं है जितने इन टर्म्स ऑफ मैचेस अगर आप देखें। विराट कोहली की बात की, उसके अलावा केएल राहुल हैं, जडेजा मिडल में आते हैं, और उसके बाद फिर आप उनकी बॉलिंग अगर आप देख लें, ऑल्दो कुछ लोग एक्सपीरियंस भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं, मगर उनकी अगर आप क्रिकेट देखें, जिस लेवल की क्रिकेट वो खेल के आ रहे हैं, जिस तरह के कोचेस के अंडर आप देखें, आईपीएल को ही अगर आप देख लें, एक टीम में 4 से 5 कोचेस, और वो भी नहीं छोटे मोटे कोचेस नहीं, लेजेंड्स जिनको आप कहते हैं, जिसमें आप रिकी पॉन्टिंग, महिला जयवर्धने, शेन बॉन्ड और इस तरह के लोग जो हैं, जब आपके डगआउट में बैठे हों, उन टीमों, उन कोचेस के अंडर ये प्लेयर खेल के आ रहे हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है किस हाई लेवल का होगा। तो अगेन ऑन द पेपर अगर आप देखें, मैच टू मैच तो कंपैरिजन नहीं बनता जितना एक्सपीरियंस और जितना की क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। मगर हम लोग फिर अगेन वही, जिस तरह की हमने तैयारी की है, अभी सही साहब ने भी बोला कि लास्ट मिनट पे चेंजेस हो रही हैं, कोचेस का आपको नहीं पता, आपको अपने प्लेयर्स का नहीं पता, तो किस माइंडसेट से आप जाके इतनी बड़ी टीम जो कि दुनिया की टॉप की टीम उसके खिलाफ मुकाबला करेंगे। हैदर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। यासिर ने जिस तरीके से जिक्र किया आईपीएल का, आईपीएल इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात में जारी है, इंडिया की टीम को कोई एज हासिल होगा? क्योंकि उनको सिमिलर कंडीशंस के अंदर ही, यूएई के अंदर रहते हुए ही अब वर्ल्ड कप को खेलना है फ़ौरन आईपीएल के अख्ताम के बाद, तो कोई एज देख रहे हैं आप इंडिया की टीम के पास? जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट उनको सारा पता चल गया है, वेदर का पता चल गया है, मौसम का कितना ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है इस वक्त। ये सबसे अहम चीज है। यूएई में जो सबसे अहम चीज होती है वो ड्यू फैक्टर होता है। फिर वहां पे इस वक्त मौसम गर्म है, वो उन्होंने अपने आप को उन कंडीशंस में एडजस्ट कर लिया है, प्लेयर्स को पता है, बड़ा एज है। ये बहुत ही प्लानिंग की गई है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को वहां पे उन्होंने ट्रांसफर किया और फिर आईपीएल के मैचेस भी वहां रखे। तो ये एक तरह से इंडिया को प्रिपेयर कर दिया गया है हर तरीके से प्लेयर्स को। अभी भी अगर इंडिया इसको ना जीत सके तो मैं समझता हूँ फिर और क्या किया जाए, फिर तो बगैर खेले ही मेरे ख्याल से इंडिया को कप दे देना चाहिए। इतनी सारी तैयारियां दे दी हैं उनके लिए करके दे दी हैं, और इंडिया को एज हासिल रहेगा, ये आप कंफर्म समझें कि इंडिया ने जो वहां पहले आईपीएल खेल ली है, प्लेयर्स एडजस्ट हो गए हैं और वहां पे उनको पता चल गया पिचेस कैसी हैं, विकेट कैसी है, सब चीजें उनके सामने हैं, तो ये बड़ा एक फायदा होगा। बिल्कुल, इंडिया को एक एज हासिल होगा वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि उनकी तैयारियां आईपीएल के साथ साथ जारी हैं वर्ल्ड कप के लिए। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन किया था साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब यासिर अरफात साहब ने और सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। कौमी टीम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं जिसके बारे में हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे थे। कुछ तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड थी और अब उनका ऐलान कर दिया गया है और आज से खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल के अंदर चले जाएंगे। और अब देखना यह है कि कौमी टीम की तैयारियां किस तरीके से होती हैं और वर्ल्ड कप के अंदर किस तरीके से खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।